इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के पॉइंट पर। हम मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन पढ़ रहे थे। ठीक है, मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन में हमने मालवा का पठार था, वो हमने वीडियो को पार्ट 1 में उसको कवर कर लिया था। ठीक है, मालवा के पठार को। ये वीडियो का पार्ट 2 है, यानी कि मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन का पार्ट 2 है। इसमें क्या पढ़ेंगे? हम मध्य भारत का पठार पढ़ेंगे। ठीक है, मध्य भारत के पठार में हम उसकी स्थिति क्या है, उसकी मिट्टियाँ, उसकी नदियाँ, जलवायु और उसकी फसलें, वर्षा और उसका निर्माण कैसे हुआ, और खनिज और पर्यटन स्थल, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 मध्य भारत का पठार। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी स्थिति कि मध्य भारत पठार की स्थिति क्या है। ठीक है, देखिए इसकी स्थिति है मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में 24 डिग्री 00 मिनट से 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी 24 डिग्री 00 मिनट से 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तथा 74 डिग्री 50 मिनट से 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। ठीक है, तो इसकी ये स्थिति है मध्य भारत के पठार की। ठीक है, इसका क्षेत्रफल देखते हैं। इसका क्षेत्रफल है मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 32,896 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 32,896%, 32,896 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखना। और कितना परसेंट है ये पूरे एमपी का? 10.7%, यानी कि ऑल ओवर एमपी का जितना क्षेत्रफल है उसका 10.7% ये मध्य भारत का पठार का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसको याद रखना। आगे देखते हैं, आगे इसका निर्माण। अब इसका निर्माण कैसे होगा वो देखते हैं हम। ठीक है, देखिए इसका निर्माण, इस पठार का निर्माण मुख्यतः विंध्य शैल समूह के अपर्दन तथा नदियों के निक्षेप से हुआ है। ठीक है, इसको याद रखना कि विंध्य सतपुड़ा पर्वतमाला, ठीक है, वो ऐसी फैली हुई है पूरे मध्य प्रदेश में। ठीक है, पूरब से लेकर पश्चिम तक। ठीक है, तो उसके अपर्दन से हुआ इसका निर्माण। ठीक है, और किससे हुआ? और नदियों के निक्षेपों से हुआ है, और चंबल नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? चंबल का उप आर्द्र प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उप आर्द्र प्रदेश, यानी कि जो चंबल नदी है जो अब जान अपाव महू से निकलती है। ठीक है, तो क्या करती है? इस मध्य भारत के पठार से होकर बहती है, और जो इस नदी द्वारा जो मिट्टी लाई गई है, ठीक है, उस मिट्टी से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ। तो इसको याद रखना आप। ठीक है, इसका निर्माण किससे हुआ? विंध्य शैल समूह के अपर्दन से, और नदियों को निक्षेप, और चंबल नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से। ठीक है, तो 3 पॉइंट आप याद रखना। आगे देखते हैं इसके संबंधित प्रमुख जिले कौन कौन से। ठीक है, तो पहले नंबर पे इसमें आता है नीमच जिला, श्योपुर जिला, मुरैना जिला, भिंड जिला, ग्वालियर जिला और शिवपुरी जिला। ये क्या है? प्रमुख जिले हैं इसके। बाकी और जिले भी आते हैं जो प्रमुख नहीं है, जो पूर्णतः नहीं है, आंशिक रूप से आते हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख जिले हैं जो, वो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इसकी जलवायु। इसकी जलवायु कैसी है इस पठार की? ठीक है, देखिए जलवायु क्या है इसकी? विषम जलवायु। कैसी है? विषम जलवायु, याद रखना। मध्य भारत के पठार की जलवायु कैसी है? विषम। ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्म और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड होती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? विषम जलवायु। याद रखना आप मध्य भारत के पठार की। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वर्षा। वर्षा कैसी है? इस क्षेत्र में औसत वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर, यानी कि वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है, याद रखना। अर्थात यह अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है। क्या है? अल्प वर्षा वाला क्षेत्र, याद रखना। ठीक है, मध्य भारत के पठार को। ठीक है, ग्वालियर भिंड मुरैना वाला क्षेत्र। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं वन। यहाँ पर कौन कौन से वन पाए जाते हैं वो देखते हैं। देखिए वन में क्या है? शुष्क कटीले पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? शुष्क कटीले, यानी कांटेदार वन पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे खैर, बबूल, पलाश आदि ये वन पाए जाते हैं कहाँ? मध्य भारत के पठार में। ठीक है, तो इसको याद रखना। आगे मिट्टी। अब देखिए यहाँ मिट्टी क्या पाई जाती है? जलोढ़ व कछारी मृदा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जलोढ़। जलोढ़ क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ जो चंबल नदी निकलती है यहाँ से। ठीक है, चंबल नदी द्वारा जो बहा का जो मिट्टी लाई जाती है उससे इस मैदान का निर्माण हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। ठीक है, इसको याद रखना। देखिए फसल। फसल क्या है यहाँ पर? यहाँ पर प्रमुख फसलें हैं सरसों, ज्वार, तिल और गेहूँ। ये फसलें यहाँ प्रमुख पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना। क्या है? सरसों, ज्वार, तिल और गेहूँ। इसलिए क्या बोलते हैं मध्य भारत के पठार को? सरसों की हंडी बोलती है, हांडी। ठीक है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक सरसों होती है। ठीक है, तो इसको याद रखना आप। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सरसों मध्य भारत के पठार में। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं नदियाँ। यहाँ प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं जो मध्य भारत के पठार से बहती हैं? ठीक है,
क्योंकि सबसे पहले प्रमुख नदी क्या है, चंबल, इसलिए चंबल को इससे क्या बोलते हैं, उप आर्द्र प्रदेश, यानी कि चंबल द्वारा जो नदी द्वारा जो मिट्टी बहा कर लाई गई है उससे इस क्षेत्र का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इसको याद रखना। उसके बाद सिंध, काली सिंध, पार्वती, कुंवारी, शीप आदि, ये क्या है, नदियाँ, प्रमुख नदियाँ मध्य भारत के पठार की, ठीक है। तो इसको याद रखना। आप आगे देखते हैं। ये देखिए विशेष तत्व में क्या है, इसमें देखते हैं अपन। मध्य भारत को पठार को क्या बोलते हैं, सरसों की हंडी, मैंने आपको बताया था ऊपर, क्या बोलते हैं, सरसों की हंडी, क्योंकि यहाँ सरसों सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इसको याद रखना। उसके बाद यह बीहड़ प्रभावित प्राकृतिक क्षेत्र है, क्या है, बीहड़ प्रभावित, यानी कि बीहड़ क्या होते हैं, बीहड़ एक प्रकार के खड्डे होते हैं, नाले बन जाते हैं, बड़े बड़े नाले। क्या यहाँ वर्षा एकदम से वर्षा होती है और यहाँ मिट्टी है एकदम बजरू टाइप की मिट्टी है, तो जैसी वर्षा होती है तो मिट्टी के साथ ही बह जाती है, मिट्टी बह जाती है और बड़े बड़े क्या नाले बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बीहड़, याद रखना, ठीक है। मध्य भारत का पठार ग्वालियर चंबल पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, टोंगरा, याद रखना, ठीक है। यानी कि मध्य भारत के पठार की सबसे ऊंची जो चोटी क्या है उसका नाम है टोंगरा, कितनी है, 430 मीटर, ठीक है, याद रखना। इसको काट देना, ये 1411 फीट, फीट में नहीं याद रखना आपको, मीटर में याद रखना, ठीक है। कहाँ है, श्योपुर जिले में, याद रखना, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में। आगे देखते हैं। ये देखिए इसके विशेष तत्व और क्या कह रहेगा वो देखते हैं, ठीक है। देखिए इस पठार में कम वर्षा होती है, मैंने आपको बताया था अल्प वर्षा होती है, यहाँ पर कम वर्षा होती है, ठीक है। तो इसको क्या रखना, इसलिए यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय कटीली एवं झाड़ी नुमा वनस्पति जैसे खैर, बबूल, पलाश, तेंदुपत्ता आदि पाए जाते हैं। मैंने ऊपर आपको बताया था वनों में ये सब, क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है इसलिए कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं, खैर, बबूल, पलाश, ठीक है, और तेंदुपत्ता। एवं खनिज संपदा के रूप में बलुआ पत्थर, रंगीन संगमरमर, यानी कि रंगीन संगमरमर है वो यहाँ पाया जाता है, ठीक है। इसको याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और लोयस और ग्रेनाइट और सीसा, ये यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, खनिज अश्क पाए जाते हैं, खनिज संपदा, ठीक है, मध्य भारत के पठार में। तो आप इसको याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे इसका मैप दिया, ठीक है, मध्य भारत के पठार को मैं बताता हूँ कि मैप में कहाँ है, मध्य प्रदेश के मैप में। ये मध्य प्रदेश का मैप है और जितने भी पठार हैं वो सब मैंने इसमें दिए है, ठीक है। ये मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा, सिरणी, ठीक है, बघेलखंड का पठार, विंध्य कंगारी प्रदेश जिसको रीवा पन्ना का पठार बोलते हैं, बुंदेलखंड का पठार, और ये है मध्य भारत का पठार, ठीक है। इसको याद रखना, ये वाला जो रीजन है ये क्या है, मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसको याद रखना, ये है ऊपर क्षेत्र में, ठीक है, ग्वालियर चंबल वाला क्षेत्र, भिंड मुरैना वाला क्षेत्र। कितना है, 10.70% है मध्य प्रदेश का ओवल और मध्य प्रदेश का, और 32,826 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये इसका मैप है, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए तो इतना ही था आज के लिए। अब जो हम अगला पार्ट लाएंगे, वीडियो का अगला पार्ट, ठीक है, पार्ट 3 में क्या पढ़ाएंगे, हम बुंदेलखंड का पठार पढ़ाएंगे, बुंदेलखंड के पठार को विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।